स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में जो आपके PYQs हैं रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमें समझ में आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, 4-5 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट है उनको हमें चूज करना है और फिर बताना है कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट चॉइस में दिया हुआ है, ए चॉइस में, पेरिस्टाल्सिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय वेगस नर्व। सो इज दिस करेक्ट और नॉट? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेगस नर्व ही पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में होती है, और भी आगे इंटेस्टाइनल पार्ट्स में होती है, वो बिकॉज ऑफ उसका जो सेंसेशन देता है वो वेगस नर्व भी होती है। सेकंड चॉइस, व्हेन फूड एंटर इनटू द स्टमक द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज स्टॉप ड्यू टू पेप्सिन। तो सलाइवरी एमाइलेज की जो एक्टिविटी है वो रुकेगी तो है, लेकिन वो पेप्सिन की वजह से नहीं रुकेगी। वो किसकी वजह से रुकेगी? वो स्टमक में प्रेजेंट एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से रुकेगी। और वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है उसको? पीएच जिसका 1.8 है, यानी कि HCl। ठीक है, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज काम कर रहा था वक्कल कैविटी में, और वहां पर कैसा पीएच था? एल्कलाइन पीएच था। तो जैसे ही वो स्टमक में आता है वैसे ही उसे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl वहां प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एसिडिक पीएच होता है, हाईली एसिडिक पीएच होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज की जो एक्टिविटी है वो वहां जाके बंद हो जाती है। तो पेप्सिन एंजाइम की वजह से बंद नहीं होती है, ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट होती है। तो ये बी चॉइस जो है वो गलत है। सी चॉइस यहाँ दी हुई है, डिग्लूटिशन सेंटर इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा। यस, मेडुला ऑब्लंगाटा के फोर्थ वेंट्रिकल में ही डिग्लूटिनेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। दिस वन इज अगेन करेक्ट। डी चॉइस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन किसे कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं विटामिन B12 को। ठीक है, तो यानी ये विटामिन बी की बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। यस, इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस में ही देयर इज अ सर्टेन इंट्रिंसिक फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब मैं क्या यहाँ पे बात कर रही हूँ? मैं स्टमक की बात कर रही हूँ, स्टमक की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर एक तरीके की सेल्स पाई जाती हैं जिसे ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल बोलते हैं। और ये पेराइटल सेल का क्या काम होता है? ये दो तरीके की चीजें सेक्रीट करते हैं। एक तो HCl सेक्रीट करता है ऑक्जेंटिक सेल, ताकि वो पूरे स्टमक को एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो, और जिसमें कि वहां के जो प्रो एंजाइमोजेंस है वो वहां पर एक्टिवली काम कर सके। और दूसरा, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं जिससे कि विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है डी, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंट्रिंसिक फैक्टर। ई चॉइस यहाँ दी हुई है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज अ पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टाइडेज दैट डाइजेस्ट द पेप्टाइड इनटू द अमीनो एसिड। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो पैनक्रियाटिक जो उसका एंजाइम है, ये एक एंडोपेप्टाइडेज ना होके ये एक एक्सोपेप्टाइडेज होता है, जो कि बीच में से अमीनो एसिड्स को नहीं काटता बल्कि बड़े फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ए सी, और ये भी गलत आंसर हो जाएगा, बी सी। आई एम सो सॉरी, ई जो चॉइस है वो गलत है। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी A, C एंड D। तो हमारा ए चॉइस जो है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर इन द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में लिवर का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है? फर्स्ट चॉइस दी हुई है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। सेकंड, अपटेक एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्टोरेज ऑफ बाइल जूस तो गॉल ब्लैडर का काम होता है ना। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का स्टोरेज होता है,
और फिर वहां स्टोरेज भी होता है, वो उसे कॉन्सेंट्रेट भी करता है, फिर पेनक्रियाटिक जूस और वो दोनों इकट्ठे मिलके इसको इंटेस्टाइन की डोडेनम में भेज देते हैं, है ना। तो ये मेनली स्टोरेज का काम तो लिवर नहीं करता, हाँ प्रोडक्शन का काम करता है। अपटेक एंड एक्सक्रीशन, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन दोनों का ही एक्सक्रीशन भी ये करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को यूज करके ऑर्निथिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया भी करता है। तो ये जो स्टोरेज का काम है ये गॉल ब्लैडर ये लिवर नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा। प्रोडक्शन एंड हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करने का भी काम करता है बाइल जूस को, बाइल जूस, ठीक है। तो प्रोड्यूस करेगा और नहीं सॉरी लिवर प्रोड्यूस करेगा और बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करना एंड स्टोर करना, दोनों चीजें इकट्ठी दी हुई हैं। तो मैं बार बार वो हो रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ आपको बताने के लिए। बाइल जूस को स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना ये काम होता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम होता है, जबकि केवल प्रोड्यूस करना काम होता है लिवर का। तो हमारा जो फर्स्ट चॉइस है ये फंक्शन नहीं है लिवर का, ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, स्टोर करना बाइल जूस को, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो चॉइस नंबर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमेलियन टीथ, यहां पर मेमेलियन टीथ के बारे में पूछा गया है कि वो किस तरीके के होते हैं। थिकोडोंट, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट और होमोडोंट। चूज द करेक्ट आंसर। तो मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाया था तब आपको पता है कि थिकोडोंट होते हैं मेमेलियन, क्योंकि वो एक कैविटी में इस तरीके की कैविटी में फिक्स होते हैं, देयर इज अ पिट और इसमें फिर यहाँ पर फिक्स होके लगे हुए होते हैं, ठीक है। और उसी इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके की पोजिशनिंग को ही थिकोडोंट कहा जाता है। डाइफायोडोंट भी होते हैं क्योंकि ये 2 बार आते हैं, एक बार मिल्क टीथ आते हैं और एक बार फाइनल परमानेंट टीथ आते हैं। और मेमेलियन टीथ जो है वो हेट्रोडोंट भी होते हैं क्योंकि इनके सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, है ना। ये इंसिजर भी है, ये कैनाइन भी है, इनमें से कुछ प्री मोलर भी हैं और कुछ मोलर भी हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हैं और उनका काम भी अलग अलग है। तो ये हेट्रोडोंट भी है। होमोडोंट यानी कि सारे के सारे दांतों का एक समान होना, वो ये नहीं होते हैं। तो हमारी कौन सी चॉइसेस आई, हमारी ए चॉइस, सी चॉइस एंड डी चॉइस, ये तीनों चॉइस हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ए चॉइस, सी चॉइस एंड डी चॉइस, ए चॉइस, सी चॉइस एंड डी चॉइस, यस बी में है ये ए चॉइस, सी चॉइस एंड डी चॉइस। तो ये बी आंसर हमारा या 2 नंबर का आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मोनोफायोडोंट किसे कहा जाता है इसी के थ्रू देख लेते हैं। जिनके जो दांत हैं वो एक ही टाइम आते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादातर मैमल्स में दांत जो है 2 बार आते हैं। वो एक बार मिल्क टीथ होते हैं और दूसरी बार परमानेंट टीथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ पेप्टिक और चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। अगर कोई इनहिबिटर लगा दिया जाए और उसकी वजह से चीफ सेल या पेप्टिक सेल का सिक्रीशन अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा। अब हमें ये पता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, स्टमक में मिलता है। इस तरीके की गैस्ट्रिक रुगी वहां पर प्रेजेंट होती है ना, गैस्ट्रिक रुगी। अब इस गैस्ट्रिक रुगी का अगर इतना बड़ा हम एक सेक्शन लें और उसको एम्पलीफाई करके देखें तो यहाँ पर मैंने ऑल्दो आपको थ्योरी में भी यहाँ बताया था कि यहाँ पर कुछ तरीके की सेल्स मिलती हैं, यहाँ पर कुछ तरीके की सेल्स मिलती हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का डायग्राम बनाया, एक छोटा सा एरिया है उसको एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो जो ये गैस्ट्रिक पिट है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज गैस्ट्रिक
पिट। अब इस गैस्ट्रिक पिट में जो सबसे बाहर की तरफ ये जो सेल्स हैं, इनका एक नाम है। सबसे नीचे की तरफ जो सेल्स हैं, इनका एक नाम है। कुछ जो मैंने फिल कर दी हैं, उनका एक नाम है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, उनका एक नाम है। तो जो सबसे नीचे पर्पल कलर की बनाई हुई हैं, वो क्या है? गैस्ट्रिन ग्लैंड, जिससे कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो ये एक्सेलरेट करते हैं कि आप भाई अपने एंजाइम, अपने सिक्रीशंस निकालिए। ठीक है, और जो सबसे ऊपर की सेल्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है? इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस सिक्रीट करने के बाद इसके अगल बगल ये दो तरीके की जो सेल्स हैं, इनको बोला जाता है चीफ सेल्स। और ये जो चीफ सेल्स हैं, ये जाइमोजन या प्रो एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। और इन प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ और सिक्रीशंस होते हैं, जैसे बोलते हैं जो इन सॉरी, ये मैंने एक सेकेंड, मुझे हटाना पड़ेगा, ये नहीं है। यस, ये जो डार्क वाली सेल है, इससे सिक्रीट होती है और इसे बोला जाता है ऑक्जेंटिक सेल्स। और इससे क्या सिक्रीट होता है? एक तो HCl सिक्रीट होता है और एक पर्टिकुलर फैक्टर सिक्रीट होता है ना? तो वो जो पर्टिकुलर फैक्टर होता है, वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए जरूरी होता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, या इसको हम पार्शियल सेल भी कह सकते हैं। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट कर रहा है? एक तो HCl सिक्रीट कर रहा है और एक CIF सिक्रीट कर रहा है। और गैस्ट्रिक जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो मेनली स्टमक है, उसको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि पेप्टिक सेल और चीफ सेल, यानी कि ये इस वाली सेल्स का नाम दे रहे हैं कि अगर पेप्टिक सेल या चीफ सेल को हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा। अगर पेप्टिक सेल और चीफ सेल ब्लॉक हो जाएगी तो जाइमोजन सिक्रीट नहीं होगा। ये जो प्रो एंजाइम है, यानी कि पेप्सिनोजन हो गया, प्रोरेनिन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, है ना, या गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, वो जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। वो प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन कन्वर्ट किस में होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, अगर वो चीफ सेल ब्लॉक हो जाएगा, तो पेप्सिनोजन की क्या होगी? उस पर्टिकुलर एरिया में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। अब देखते हैं क्या इनमें चॉइस दी हुई है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइमोट्रिप्सिन तो होता ही नहीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, है ना? तो ये तो चॉइस गलत हो गई। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन। यस, पेप्सिनोजन की डेफिशिएंसी तो हो जाएगी, क्योंकि उसमें अगर वो ब्लॉक कर देंगे तो वो पेप्सिनोजन रिलीज नहीं करेगा। तो ये आंसर सही होगा। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। नहीं, ये पर्टिकुलर जो सेल है, चीफ सेल, वो म्यूकस सिक्रीट नहीं करती है, म्यूकस गॉबलेट सेल सिक्रीट करती है। तो उसकी कमी तो नहीं आएगी, बाइकार्बोनेट की भी कमी नहीं आएगी, म्यूकस की भी कमी नहीं आएगी। इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। देखिए, HCl जो है वो सिक्रीट करता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, तो उसको तो ब्लॉक किया ही नहीं गया है। ब्लॉक तो ये कर रहे हैं चीफ सेल को, जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। तो जब पेप्सिनोजन सिक्रीट करने वाली सेल्स को ब्लॉक किया गया है, तो पेप्सिनोजन की ही तो कमी होगी, है ना? तो आंसर जो यहां पर आएगा, दैट वुड बी द चॉइस नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सकर एंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय। सकर एंटेरिकस किसे कहते हैं? सकर एंटेरिकस कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। इंटेस्टाइनल जूस को सकर एंटेरिकस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सकर एंटेरिकस किस चीज से सिक्रीट होता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और जो सकर एंटेरिकस है वो
क्रिप्स ऑफ लीवर खून से सिक्रीट होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जबकि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये केवल ड्यूडेनम रीजन में पाया जाता है। और तो यहाँ पर केवल ड्यूडेनम का तो नाम लिया नहीं है, इंटेस्टाइन के एक पर्टिकुलर ड्यूडेनम का तो नाम लिया नहीं है, वो उन्होंने पूरे इंटेस्टाइनल जूस का नाम लिया है कि सकर एंटेरिकस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर चॉइस आएगी हमारी चॉइस नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। जब अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड सीकम में चला जाता है तो उसके बैक फ्लो को कौन रोकता है? जब हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सीकम जो है उसके आगे इलियम जुड़ी हुई होती है, तो इलियम सीकम पर एक वॉल्व होता है, वो सीकम से एक बार इलियम में जाने तो देगा लेकिन बैक फ्लो को रोकता है, जो भी फूड मटेरियल है उसके बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 1। आपको बहुत अच्छे से पता है गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, आपको पता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, आपको पता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहाँ पाया जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी ड्यूडेनम ऑफ स्टमक के बीच में पाया जाता है, वो स्टमक से ड्यूडेनम वाले रीजन में जो है जाने देगा, फूड मटेरियल को वापस नहीं आने देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पर पाया जाता है? ये जो है पाया जाता है ये भी स्टमक के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है वो है इलियम सीकियल वॉल, ठीक है। सो चॉइस नंबर 1 वुड बी द आंसर। 7 क्वेश्चन है रोल ऑफ इनेमल। इनेमल जो है इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ अवर टीथ, तो इसका रोल क्या है? इज इट गिव बेसिक शेप टू द टीथ? बेसिक नहीं है, ये तो आउटर कवरिंग बनाता है, तो बेसिक शेप देने में तो इसका कोई रोल होना नहीं चाहिए। कनेक्ट क्राउन ऑफ द टूथ विद इट्स रूट? नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड चॉइस है मेस्टिगेशन ऑफ द फूड। यस, चबाने में ये जरूर हेल्प करता है, हार्डेस्ट होता है ये और ये चबाने में जरूर हेल्प करता है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड फॉर्म बोलस। बोलस बनाने में अकेले टीथ के इनेमल का काम नहीं है, उसमें तो बहुत सारे म्यूकस और एंजाइम्स भी मिलते हैं, तब बोलस जो है जाके बनता है। तो इसका अकेले का काम तो है नहीं, तो लेकिन हाँ इनेबल खाने को चबाने में बहुत ज्यादा अपनी भूमिका अदा करता है। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द 3 चॉइस। Question number 8. Given below are 2 statements. First statement, fatty acid and glycerol cannot be absorbed into the blood. ये दोनों blood में absorb नहीं होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicron into the lymphatic vessel and ultimately into the blood. Yes, बिल्कुल ठीक कहा है। सेकंड स्टेटमेंट में हमने थ्योरी पार्ट जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि जो है जो स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज होती हैं जिसे लैक्टीरियल्स भी कहते हैं, वो पहले काइमो माइक्रोन की फॉर्म में जो कि मिसेल है उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग लग जाती है। जब वो इस फॉर्म में प्रोटीन कवरिंग के बाद काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये लिम्फेटिक वेसल उनको लेती हैं और फिर उसे ब्लड में ट्रांसफर करती हैं। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड में। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलें मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन आता है उसके कुछ तो काम होंगे, उनमें से इसका क्या काम नहीं है वो हमें पकड़ना है। तो चॉइस नंबर 1 में दिया हुआ है कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ। यस, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को भी माउथ में ये कंट्रोल करता है क्योंकि कुछ तो लाइसो एंजाइम्स भी यहाँ पर सिक्रीट होते हैं और कुछ हमारा जो एल्कलाइन मीडियम होता है उसमें वो उसको किल कर देते हैं, है ना। तो ये तो इसका काम है, यहाँ पर नॉट है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस हमें ये पता है कि 30% जो है कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में या माउथ कैविटी में हो जाता है, ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, यस लुब्रिकेशन क्योंकि यहाँ म्यूकस होता है, ठीक है, तो लुब्रिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता, ये
ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर नहीं होगा सलाइवरी ग्लैंड में के थ्रू, है ना, एमाइलेज के थ्रू। तो ये जो चॉइस नंबर 4 है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा कि डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स का डाइजेशन तो अल्टीमेटली जाके इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट, अभी ये क्वेश्चन देखा था। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पाया जाता है? ये मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट बताई थी तो बताया था कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है ये ड्यूडेनम और हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जहां ड्यूडेनम में खुलती है उस जगह पर पाया जाता है। तो इसे बोलते हैं जंक्शन ऑफ हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, चलिए। Question number 11. Succus entericus is referred to as, succus entericus is a secretion of intestine, small intestine। तो ये intestinal juice भी इसको कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज में रिलीज होता है। और ये जब जूस मिलने के बाद, गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद जो फूड है वो एक लेई के समान, एक थिक, यू कैन से कि एक थिक, जैसे कि एक जूस जैसा बन जाए, तब उसको काइम टर्म दिया जाता है। तो ये तो फूड है, फूड का एक टाइप है। जब उसे चॉपिंग किया तो बोलस बोला एकदम, उसके बाद बिल्कुल उसको बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लिया तो काइम था टर्म। तो यहाँ पर ये बाकी 3 जूसेस हैं और जो सकस एंटेरिकस है वो दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल जूस का। तो यहाँ पर जो हमारा चॉइस आएगा दैट वुड बी सेकेंड चॉइस। 12 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है वो यहां पर हमें देखना है और उसे बताना है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपने ये बहुत अच्छे से डायग्राम समझा है तो आपको पता है कि सिरोसा इनर मोस्ट लेयर नहीं होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ना। तो ये फर्स्ट चॉइस हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड चॉइस है इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। यस, इलियम जो है वो बहुत ही कॉइल्ड पार्ट होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इलियम में काफी ज्यादा कॉइलिंग होती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे चॉइस। एंड थर्ड चॉइस है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम। नो, ड्यूडेनम से नहीं अराइज होती है, ये इलियम सीकम वाले पार्ट से अराइज होती है। ये गलत दिया हुआ है इन्होंने, इलियम ये भी गलत है। फोर्थ चॉइस इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिजुनम वाले पार्ट में होती है स्टम। ठीक है, तो ये हमारा जो है जिजुनम में नहीं, वो होती है सीकम में इन्वॉल्व ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, बाकी तीनों गलत हैं, सेकंड चॉइस जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय। ये मैंने अभी आपको समझाया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो वाली सेल्स जो विटामिन B12 के सिक्रीशन को करती हैं, और वो एक तरीके का इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं। और क्या रिलीज करती हैं? HCl रिलीज करती हैं, जो किस में हेल्प करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट में बनाता है, जिससे कि जो हमारी प्रोटीन वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो वहां पर काम कर सके। कहाँ? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो ये दोनों किससे सिक्रीट हो रहे थे? ये दोनों हमारे सिक्रीट हो रहे थे। आप बताइए, गॉबलेट सेल से क्या सिक्रीट होता है? इससे होता है म्यूकस। ठीक है, हेपेटिक सेल से क्या सिक्रीट होता है? इससे सिक्रीट होता है बाइल जूस। ऑक्जेंटिक सेल से क्या सिक्रीट होता है? इससे सिक्रीट होता है CIF एंड HCl। चीफ सेल से क्या सिक्रीट होता है? इससे सिक्रीट होता है जाइमोजन और यू कैन से प्रोएंजाइम। ठीक है, तो प्रोएंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, वो इस तरह से सेल। तो फिर हमारा जो विटामिन B12 वाला आया, उसका इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से सिक्रीट हुआ? ऑक्जेंटिक सेल से या सिक्रीट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी आंसर नंबर 3। चलिए लेट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसमें लिखा हुआ है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन
इज फाउंड इन, रेनिन कहाँ पाया जाता है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो रेनिन है वो पाया जाता है एज अ प्रोरेनिन, और पेप्सिनोजन पेप्सिन पाया जाता है एज अ पेप्सिनोजन। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड यू कैन नॉट से, गैस्ट्रिक एरिया यू कैन से, या हम कह सकते हैं स्टमक। और स्टमक में कौन सा जूस प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और वहां पर ही इन HCl की प्रेजेंस में ये जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चॉइस नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम का क्या काम होता है? ज्यादातर एंजाइम्स का काम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? फूड डाइजेस्ट करना है। ये अकेला एक ऐसा एंजाइम है जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ये कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, है ना? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, और फिर ये ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है अपने अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए दो एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन। तो कॉलम 1 में सबसे पहले ए चॉइस दिया हुआ है, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। ये आपको पता है ए चॉइस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ग्लिसन्स कैप्सूल जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं उसकी आउटर कवरिंग जो कैप्सूल होती है उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो जो बी चॉइस है वो हमारी लिवर के साथ जा रही है। हमने जब क्वेश्चन थ्योरी पार्ट लिया था तो ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आइलेट ऑफ लैंगरहेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि आइलेट ऑफ लैंगरहेंस जो है वो हमारी पेनक्रियाज की ग्लैंड्स होती हैं जिससे इंसुलिन वगैरह सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जो सी चॉइस है वो 1 के साथ बनेगी। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में होती है, तो इसके साथ डी चॉइस बनेगी। ये यहाँ पर सी हट गया था। चलिए, तो फर्स्ट के साथ आएगा सी, ओके, एंड सेकंड के साथ आएगा डी, ये रहा डी आ रहा है सेकंड के साथ। और यस, सेकंड चॉइस हमारी आएगी सेकंड डी के साथ, फर्स्ट चॉइस सी के साथ, और बी के साथ है फोर्थ, एंड 3 के साथ है ए। ठीक है, तो सेकंड चॉइस हमारी आएगी। हमें पता चल गया कि सारी की सारी जो यहाँ पर ग्लैंड्स लिखी हुई हैं या फिर जो कैप्सूल का नाम लिखा हुआ है वो किसका है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितना अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम नंबर 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम नंबर 1 में दिया हुआ है रेनिन, एंटेरोकाइनेज, ऑक्जेंटिक सेल एंड फ्रक्टोज। तो कॉलम 2 में मेंशन्ड है विटामिन B12 फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मिल्क प्रोटीन एंड ट्रिप्सिनोजन। तो रेनिन जो है इट इज अ मिल्क प्रोटीन। ये थर्ड चॉइस जो है रेनिन के साथ बन रही है, करेक्ट। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। तो जो बी चॉइस है वो फोर्थ के साथ जा रही है। ऑक्जेंटिक सेल, ये हम अभी 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ये आएगा कॉलम नंबर 1 के साथ, क्योंकि ये विटामिन B12 को के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करके। फ्रक्टोज जो है वो 100% एब्जॉर्ब होता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर चॉइस नंबर 2 बनेगी। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3 4 1 2, ये पैटर्न आना चाहिए। ये पैटर्न 3
4, ये 4 चॉइस में आ रहा है 3, 4, 1, 2। ठीक है, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है अ बेबी बॉय एज 2 years is admitted to play school and passed through a dental checkup. The dentist observed that boy had 12 teeth. Which teeth was absent? 2 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसके सिर्फ 12 टीथ आए हुए हैं। तो आपको पता है कौन से टीथ इसके नहीं आए होंगे, क्योंकि जो प्री मोलर्स होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता है, प्री मोलर्स जो है काफी बड़ी एज पर आते हैं। बचपन में केवल क्या क्या आते हैं? इंसिजर, कैनाइन एंड मोलर्स, ये हमारे आते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस? पेनक्रियाटिक जूस ज्यादातर चीजों की डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियाटिक जूस में प्रोकार्बोक्सिलेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, जो कि एक एक्सोपेप्टाइडेज है। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर किया जाएगा एंटेरोपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, और ये भी ट्रिप्सिनोजन जो है पेनक्रियाटिक जूस का ही एक पार्ट होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है रेनिन एंड पेप्सिन। ये रेनिन और पेप्सिन तो स्टमक में पाए जाते हैं, है ना, तो ये पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट नहीं हुए। यहाँ पे भी पेप्सिन दिया हुआ है, ये भी स्टमक में पाए जाते हैं, और पेनक्रियाटिक जूस निकल के कहाँ जाता है? ड्यूडेनम पार्ट, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाता है। पेप्सिन वहां पर रिलीज ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा रेनिन दिया हुआ है, तो ये तीनों चॉइस गलत है, ये तीनों चॉइस गलत है। जो सही चॉइस है दैट वुड बी द 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय अ प्रोसेस ऑफ। फ्रक्टोज जो है 100% फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट के टाइम पर भी बताया था। कुछ चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोज है, कुछ आयंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो कुछ सिंपल डिफ्यूजन से भी होते हैं, कुछ जो हैं वो को ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। लेकिन जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing down some food. This coughing would have been due to improper movement of. यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 बच्चे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, उनमें से एक अचानक से खांसने लगता है। तो उसको ये खांसी क्यों आई खाना खाते में? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर डायफ्राम का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, टंग का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, नेक का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, या एपिग्लॉटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ। तो हमें पता है इसोफेगस के और लैरिंग्स और बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे जो हमारी जो फूड पाइप है और जो हमारा विंड पाइप है, उसके ऊपर विंड पाइप के ऊपर एक जो स्फिंक्टर लगा हुआ होता है वो होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस ही फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस का अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट होगा तो खाना, कभी कभी हम जब बात करते करते खाना खाते हैं तो गलती से वो खाना विंड पाइप में चला जाता है और रिफ्लेक्स के थ्रू हमें खांसी आती है और उसे रिफ्लेक्स करके बाहर निकाला जाता है विंड पाइप से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज एपिग्लॉटिस। सो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड थे। आई होप ज्यादातर टॉपिक्स इस PYQs के थ्रू कवर हो गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसके थ्रू आपके कुछ और कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।